हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि तुम्हारी लास्ट मिनट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और तुम्हारे एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मेरी गारंटी है, अगर मेरे बताए हुए हर एक पॉइंट्स को तुम अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम्हारे मार्क्स जो हैं, जो भी अभी आ रहे होंगे, उसमें 100 से 150 मार्क्स इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। मेरे बताए हुए अगर तुम पॉइंट को फॉलो करते हो इस पूरे लास्ट मंथ तक। ओके, क्या क्या स्ट्रेटजी तुम्हारी होनी चाहिए। देखो, ये जो टाइम है यार तुम्हारे पास, ये हार्ड वर्क का नहीं है, ये हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है। तो तुमको वही स्मार्ट वर्क मैं बताऊंगा, क्योंकि हार्ड वर्क तो तुम कर ही रहे हो। मुझे तुम्हारे इस हार्ड वर्क में केवल स्मार्ट वर्क ऐड करना है, और इस स्मार्ट वर्क को कैसे ऐड करना है ये मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, क्या क्या चीज़ें मैं बताने वाला हूँ एक बार चलो देख लेते हैं। मैं बताऊंगा तुम्हारे लास्ट मंथ, ये पूरी एक जो जब तक तुम्हारा एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक के लिए तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे तुमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए ये मैं बताऊंगा। ओके, दूसरा, कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए उसके बारे में मैं बात करूंगा। तीसरी पॉइंट हमारी क्या होनी चाहिए, रिवाइज फ्रॉम एरर नोट्स, ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं बताऊंगा। चौथी पॉइंट क्या है हमारी, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कौन सी सब्जेक्ट की हमको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी इस टाइम पे नहीं पढ़नी चाहिए। ओके, मास्टर फार्मूला सीट और शॉर्ट नोट्स के बारे में बताऊंगा तुमको। 6 पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, इंप्रूव स्पीड और एक्यूरेसी कैसे करोगे इसके बारे में बताऊंगा। तुम्हारे हेल्थ और मेंटली शार्पनेस के बारे में बात करूंगा। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है बोनस, वो क्या है, तुम्हारे नीट डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तुम्हारे एग्जाम हॉल की। और फिर से मैं बोल दूं यार, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, अगर तुम इस पूरे शेड्यूल को अगर पूरा एक मंथ अच्छे से फॉलो कर लिए तो मिनिमम तुम्हारे जो मार्क्स हैं जो अभी भी आ रहे होंगे उसमें 100 से 150 ऐड कर देना। ठीक ना, अगर तुम्हारे 550 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं तो उसमें ऐड कर लेना। मैं 650 वालों की यार बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुमको भी पता है उसमें 100 मार्क्स नहीं ऐड होगा। 100 ऐड होगा तो 700 750 हो जाएगा। ओके, हाँ, 650 वाले भी अगर इसको फॉलो करते हैं तो उनके भी 20 से 30 मार्क्स आराम से बढ़ जाएंगे। ओके, चलो यार देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट है यार, ओके, कि तुमको अपने प्रियोरिटाइज करना है, तुमको उसको भाव देना है जो तुम्हारे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, अभी तुमको उसमें पढ़ना है। ठीक ना, ये तुम्हारी स्मार्ट स्टडी का प्लान है। ठीक ना, कि तुमको अब केवल और केवल स्मार्ट जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको पढ़ो। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी पढ़ना है तुमको। ठीक ना, और उसको पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो बाकी चीज़ें पढ़ सकते हो। ओके, लेकिन अगर तुम अभी 500 पा रहे हो, 450 पा रहे हो, 600 के भी पास हो, तो पहले सबसे पहले तुमको क्या करना है, तुमको सबसे पहले यार तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से कवर करो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो। बायोलॉजी में यार तुमको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है एनसीईआरटी से, क्योंकि डायरेक्ट 85 से 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी को अच्छे से अभी लाइन बाय लाइन पढ़ो और बस पीवाईक्यू लगाओ, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। ओके, और क्या करना है, रिवाइज इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो फार्मूला है यार बनाओ। केमिस्ट्री में तो फार्मूला कहाँ पे मिलेगा हमको, फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेगा। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूले हो गए, फिजिक्स के फार्मूले हो गए, उसको अच्छे से रिवाइज करते जाओ, उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते जाओ, और फार्मूला को भी रिवाइज करना है। ओके, जो मेन हमारा पॉइंट है वो क्या है, हाई वेटेज टॉपिक। हाई वेटेज टॉपिक को इस टाइम पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मैं खुद केमिस्ट्री का यार इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ, 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक 2.2। ओके, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से मेरी गारंटी है कि मिनिमम तुम्हारे 140 मार्क्स आ जाएंगे। ओके, मैं अभी इनऑर्गेनिक कंप्लीट करा चुका हूँ, और फिजिकल का भी आधा कंप्लीट हो चुका है, और ऑर्गेनिक और थोड़ा आधा फिजिकल बचा है, जो कि 16 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तुम वहाँ से देख सकते हो, और उसको पढ़ाया भी है तो तुम वहाँ से पढ़ भी सकते हो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और वो मैंने 2024 के बच्चों के लिए पढ़ाया था। 2025 के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मेरा पेड बैच है। ओके, जो कि 199 का ही है, इसमें पूरी मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है। ओके, अगर किसी को भी इस पेड बैच को लेना होगा तो मुझे इस नंबर पे डीएम कर देना, 9118922832। ओके, और मेरी गारंटी है इससे फिर इस बार मिनिमम 140 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे।
तो यार केवल अभी इस टाइम तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ो, पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से तैयार कर लो, प्लस पीवाईक्यू कर लो। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, पूरी जो मेरी केमिस्ट्री होने वाली यार 40 घंटे में पूरी केमिस्ट्री होगी, और उससे मेरी गारंटी है तुम्हारे मिनिमम 140 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। ओके, इसी तरीके से मैंने फिजिक्स का भी बताया कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको जाके कर लेना, वहाँ से देख लेना कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन ये मैं पढ़ाया नहीं हूँ, इसको पढ़ने के लिए तुमको एक मैं चैनल बता देता हूँ कि उसने, क्योंकि वो उस भाई ने पूरे इस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से कराया है, तो तुम जाके वहाँ से कर सकते हो। मेडिको होलिक करके चैनल है, मेडिको होलिक अभी करके एक चैनल है, तुम वहाँ से देख सकते हो। ओके, और इसी तरीके से यार बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देखो। ओके, इन सब चीज़ों को करने के बाद पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास फिर टाइम बचता है फिर बाकी पॉइंट्स पे तुम जाओ। ओके, दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, मॉक टेस्ट देना है। अब बहुत बच्चे यही पूछते हैं कि भैया कितना मॉक टेस्ट दें, एक दिन में हमको कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए। भाई देखो, टॉपर्स की अलग बात होती है, टॉपर्स तुमको आके बोल देंगे कि मैं एक दिन में 3-3 मॉक टेस्ट देता था, 4-4 मॉक टेस्ट देता था। भाई उनको हर एक चीज़ आती है, ठीक ना। वो उनके जो मार्क्स आ रहे होते हैं 700 आ रहे होते हैं, 715 आ रहे होते हैं, मतलब वो कुछ गलती कर ही नहीं रहे होते हैं। उनको ना कोई सिली मिस्टेक हो रहा होता है, ना कोई एक आध क्वेश्चन में या तो सिली मिस्टेक हो गया तो इस वजह से उनके मार्क्स कम हो जा रहे हैं, मतलब उनको पूरा पेपर अच्छे से आ रहा है, ठीक ना। तो उनके पास टाइम है कि उनका टाइम अब कहाँ से बच रहा है, उनको अच्छे से एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। उनको बस यही देखना है ना कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, ये 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं। लेकिन तुम जब मॉक टेस्ट दे के आते होगे तो देखते होगे तुम्हारे 20-25 क्वेश्चन इजीली गलत हो जाते हैं, ठीक ना। अब उसी का तो एनालिसिस करना है, तो तुम्हारा एक पूरा टाइम जाता होगा एनालिसिस करने में, कौन सी गलतियां की उसको देखने में। तो एनालिसिस मतलब तुमको मेरे कहने का यही मतलब है कि उतना ही मॉक टेस्ट दो जितना तुम एनालिसिस अच्छे से कर लो, और थोड़ा टाइम बचा पाओ कि जो चीज़ें तुमको लग रहा हो कि तुम भूल रहे हो उसको पढ़ लो। इतना बचने के बाद तुम मॉक टेस्ट दो, ठीक ना। मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, तुम्हारी एक एक्यूरेसी बढ़ेगी, एक एग्जाम में जो प्रेशर होता है उसको झेलने का तुमको एक ताकत मिलेगा। ओके, तो वही बोल रहा है कि जब मॉक टेस्ट दोगे तो तुमको क्या करना होगा, अपने जो मिस्टेक्स हैं उस पर एनालिसिस करो, अपने वीक पॉइंट हैं, पता चलता है ना कि कौन सा कॉन्सेप्ट तुमको वीक है, उसको अच्छे से तैयार करो, ठीक है ना। और टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना और एक्यूरेसी पे भी। ओके, इतना पॉइंट तुमको ध्यान देना रहेगा। अब रिवाइज फ्रॉम एरर नोट्स, अब जो तुम गलती करके आए हो उसको क्या करना है, एक पेज पे नोट करना है, एक पेज पे नोट करो कि तुम किस टाइप की गलती की हो। ओके, क्योंकि यार जब मॉक टेस्ट तुम दिए होगे तो उस मॉक टेस्ट में तुम्हारे कई टाइप की गलतियां हुई होंगी, ठीक है ना। हो सकता हो कि तुम कैलकुलेशन मिस्टेक किए होगे, हो सकता हो चारों ऑप्शन तुम नहीं पढ़े हो सकता हो तुम क्वेश्चन ही नहीं सही से पढ़े हो। ओके, तो ये सब देख लेना कौन कौन सी गलतियां हैं, उसको लिखो कि मैंने इस क्वेश्चन में इस टाइप की गलतियां की है, ये टाइप की हम, ये सब एक नोट बना लो, मिस्टेक नोट, कि तुम किस टाइप की गलती कर रहे हो। ओके, उन सबको जब भी तुम एग्ज़ाम देने जाओ, जब भी एक मॉक टेस्ट देने जाओ तो उसको एक बार देख लिया करो कि कौन सी गलतियां की हो, ठीक ना, कौन सी गलतियां तुमसे हो रही हैं। और मेरा यकीन मानो, तुम लोग जब एग्ज़ाम दे करके भाई लोग आते होगे तो तुम्हारी मिनिमम जो गलतियां होती होंगी क्वेश्चन की 20 से 25, बहुत लोग का 30 भी निकल जाता है, कोई कोई तो 50-50 गलती करके चला आता है, ठीक है ना। तो अब ये जो गलतियां तुम करके आ रहे हो 20-25-30 गलतियां, ठीक है ना, अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 20 से 25-30 क्वेश्चन तुम गलती करके आ रहे हो। अगर सिर्फ तुम इसी को अगर तुम सही कर ले जाओ, अगर तुम सिर्फ इसी को सही कर ले जाओ तो तुम्हारे देखो जो मार्क्स हैं कितना इंक्रीज करेगा। एक क्वेश्चन गलत करने पे तुम्हारे 5 मार्क्स कम होते हैं, तो यहाँ पे देखो तुम्हारे 100 मार्क्स हो जाएंगे। और ये 30 क्वेश्चन अगर तुम्हारे गलत हो रहे हैं तो 150 मार्क्स तुम्हारे कम होते हैं। बस तुम अभी केवल सिली मिस्टेक या क्वेश्चन पढ़ने में गलती या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बस उसको सही करने से तुम्हारे इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर तुम 500 पे हो, 550 पे हो, तो इतने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो केवल तुम कुछ चीज़ सही करके, ठीक ना। एक मंथ में अभी तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम है कि तुम क्या कर सकते हो कि जो भी गलतियां कर रहे हो उसको पूरे, अब एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो उसको अच्छे से देख के जाओ कि मुझे ये गलतियां तो कतई नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है, ठीक ना। हर एक तुम्हारी जो गलती हुई है उस तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि इस टाइप की गलती मेरे से अब दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हारे पास 1 मंथ का टाइम है, तुम इन सभी गलतियों को सुधार सकते हो और तुम्हारे जो भी मार्क्स आ रहे होंगे तुम इतने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो केवल अपनी गलतियां सुधार के। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पा करके भी मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हो तो इससे भी तुम्हारे
40 से 50 मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे। तो मैं मिनिमम तुम्हें इसलिए बोला था कि तुम मिनिमम इतना मार्क्स तो इंक्रीज कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस प्लान को अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारे मार्क्स तो 100 से 150 मिनिमम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मेरी गारंटी है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हमको एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है। देखो यार, अगर तुम फिजिक्स की सोच रहे हो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हो, अगर तुम पहले से पढ़े हो तो। अगर तुम पहले से फिजिक्स की एनसीईआरटी एक बार दो बार अच्छे से तुमको तैयार है तो तुम उससे रिवाइज कर सकते हो, लेकिन अभी कभी पढ़े ही नहीं हो तो मत पढ़ना भाई, मत पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है अभी इस टाइम एनसीईआरटी पढ़ने का। फिर से फिजिक्स में कुछ मार्क्स इंक्रीज करना है, उसके जैसे 100 मार्क्स अगर तुमको चाहिए, ठीक है ना, तो देखो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे श्योर ही क्वेश्चन आते हैं, उसको अच्छे से तैयार कर लो। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ो। ओके, तो अब एनसीईआरटी पे मत जाना। फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी ही फॉलो करो और प्लस पीवाईक्यू लगाओ, प्लस पीवाईक्यू अच्छे से तैयार कर लो। केमिस्ट्री के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ अपने 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक में मुझे जो फॉलो कर रहे हैं। ओके, मैं इसमें खुद करा देता हूँ एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको करा देता हूँ, पीवाईक्यू जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं उसको करा देता हूँ, एनसीईआरटी इंडेक्स बता देता हूँ किसको लगा ही लेना, ठीक है ना। उससे तुम्हारे मिनिमम तो 140 आ ही जाएगा जो मैं करा रहा हूँ मिनिमम, मैक्सिमम तो 60-65 तो स्कोर ही कर जाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मास्टर फार्मूला सीट बनाना और शॉर्ट नोट बनाओ। अब क्या कर सकते हो, इस टाइम जो भी चैप्टर तुम डेली पढ़ रहे होगे एक बार उसका, जैसे फिजिक्स है या फिजिकल केमिस्ट्री है, ओके, तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में एक फार्मूला नोट्स बना लो कि ये फार्मूला है, उसको याद कर दिया चैप्टर वाइज। एक दिन में चाहो तो 3-4 चैप्टर अच्छे से पढ़ भी सकते हो और उसका फार्मूला नोट्स भी बना सकते हो, ऐसे फिजिकल में भी कर लो। और बाकी केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए चैप्टर वाइज क्या करते जाओ, अभी भी 1 मंथ है, अभी भी तुम ये पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। फिजिक्स के लिए अलग एक नोट्स बना लो, बायोलॉजी के लिए एक अलग नोट्स बना लो और केमिस्ट्री का एक अलग से नोट्स बना लो। और जो तुमको लग रहा हो कि ये तुम्हारे एक शॉर्ट नोट के टाइप में तुम बना सकते हो उसको बनाओ, ठीक ना। फिजिक्स के लिए तुम फ्लैश कार्ड बना सकते हो, सॉरी बायोलॉजी के लिए तुम एक फ्लैश कार्ड बना सकते हो या माइंड मैप बना सकते हो जिससे तुम्हारे रिवीजन में इजी हो। ओके, अब उसको डेली सुबह एक बार उठो तो एक बार जल्दी जल्दी देख लो डेली। अब तुम सोचोगे यार इतना टॉपिक्स होता है, इतना उसमें क्या चैप्टर है, कैसे मैं डेली सबका देख लूँगा। भाई मैं सबका डेली नहीं बोला हूँ, डेली 3-4 चैप्टर का उठो तब देख लो, सोते समय जाओ उसी को फिर से देख लो, फिर नेक्स्ट ऐसे 3-4 चैप्टर का देख लो, ऐसे करना है, ठीक ना। तुम्हारे पास क्योंकि अभी 1 मंथ है, मेरी फिर से बात मानना भाई, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मास्टर प्लान है, तुम्हारे लिए बहुत ही मास्टर स्ट्रेटजी है, ठीक ना। क्योंकि तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है हार्ड वर्क का, अब तुम्हारे पास टाइम है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का, ठीक ना। और इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, अब तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, OMR फीलिंग अच्छे से करो तो तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, OMR फीलिंग की। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अच्छे से और ट्राई करो जो तुम्हारी स्पीड हो, ठीक ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने की ये 1 मिनट से ज़्यादा ना लगे, 45 सेकंड से भी कम लगे। ओके, और ये ट्राई करना एग्जाम हॉल में भी, अगर कोई क्वेश्चन तुम कर रहे हो और 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है या 45 सेकंड से ज़्यादा लग रहा हो, उस क्वेश्चन को यार छोड़ देना, उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करना। किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे मत लेना, ठीक ना। ये गलती मैं खुद किया हूँ इसलिए मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक ना। तो ये तुमको गलती नहीं करना है। 2021 में ही मैं सिलेक्ट हो गया होता, लेकिन मैंने यही गलती किया, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक ना, जो मुझे आते थे लेकिन वो मेरे से लगते नहीं थे, तो मैं उसी को लेकर बैठ जाता था एग्जाम हॉल में और मेरी टाइम इतना वेस्ट हुआ कि मैं फिजिक्स का पेपर पूरा सॉल्व ही नहीं कर पाया, ठीक है ना। बायोलॉजी को ट्राई करना, अच्छे से करना, ठीक है ना। बायोलॉजी को इतना टाइम दो कि वो 45 मिनट में पूरा बायोलॉजी तुम्हारा हो जाए, पूरी बायोलॉजी जो है 45 मिनट में हो जाए, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी जो पॉइंट्स है यार, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा हेल्थ, ठीक है ना। अब ये जो एग्ज़ाम टाइम आया तुमको लोग बोलेंगे सो ही मत, केवल पढ़ते रहो, ठीक है ना। भाई सोना है, अच्छे से 7 आवर का स्लीप लो, तब तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करेगा, तब पढ़ाई कर पाओगे। अब ऐसा मत करो कि एक दिन पूरा दिन ही जग जा रहे हैं फिर नेक्स्ट दिन सो रहे हैं। अब तुमको एक कॉन्टीन्यूअस पढ़ाई करना है, तो एक टाइम के इंटरवल के बाद तुम सो, ठीक ना। और मिनिमम 7 आवर का यार अच्छे से नींद लो, 7 आवर। मैं खुद यार 7-8 आवर अपने पढ़ाई के टाइम पे सोता था, तो तुम भी इतना करो, ठीक है ना। इतना अपने आप को परेशान मत करो कि सो ही मत, क्योंकि अगर सोओगे नहीं तो तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम ही नहीं करेगा, तुम्हारा माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा, तो सोना जरूरी है, ठीक है ना। और
जो तुम्हारी डाइट होनी चाहिए थोड़ा न्यूट्रिटिव डाइट लो, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है यार, मैं भी बाहर रहा हूँ, ठीक है ना, खाने पीने वाली चीज़ें हम बोल सकते हैं कि यार अच्छा अच्छा खाओ। बच्चे जब पढ़ते हैं भाई, उनके पास जो बाहर रहते हैं पैसा भी नहीं होता है अच्छे से खा सकें, घर वालों से बोल भी नहीं पाते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, ठीक ना। तो यार तुम्हारे पास एक ही सस्ता इलाज है भाई, कि चना भिगो, उसमें अच्छे से टमाटर प्याज काट के खा लो भाई। अब क्या ही कर सकते हो, एक मजबूरी है, ठीक ना। तो यार ये मैं सजेस्ट करूँगा तुमको खाने के लिए, मुझे पता है क्योंकि मैं तुम्हारे जगह पे रह चुका हूँ, तो मुझे पता है चीज़ें, ठीक है ना। मैं तो बोल सकता हूँ कि हाँ फल खाओ, ये फल खाओ, लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे सस्ता हमारे लिए एक ही चीज़ है यार, चना भिगो के खा सकते हैं हम लोग, तो वही खाते हैं जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते हैं। ओके, अब अवॉइड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन। अवॉइड अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे लिए सबसे तगड़ा पॉइंट यही है। ये जो लास्ट मंथ है ना, अभी देखना तुम्हारे पास एक प्रोपेगेंडा आएगा। अभी तुमको आज 1 अप्रैल पे कोई फुल डे तुमको बना रहा होगा, क्या कैसे, कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। तो इन लोगों से बचना, तुम्हारा ये नहीं उनको पता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पेपर लीक हो गया है, अभी वो सोशल मीडिया पे फैलेगा हो, इसलिए वैसा किए हो। तो ऐसा बहुत लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक ना। तो इन प्रोपोगंडा से बचना कि तुम्हारा पेपर जो है लीक हो गया है, पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है, तो इन सब से बचना। ओके, जो निगेटिव थॉट्स हैं उनसे बचना। अब हो सकता हो कि तुम्हारे दिमाग में निगेटिव थॉट्स आए, फैमिली का प्रेशर हो, इन सब चीज़ों से बचो थोड़ा, ठीक ना। ज़्यादा लोगों से ज़्यादा बातें भी नहीं करनी है, उनके पास रहना है जो ज़्यादा मोटिवेटेड है, ठीक ना। जो निगेटिव सोचते हैं उनसे थोड़ा दूर रहो, उनको खुद समझाओ, उनके बातों में खुद मत पड़ जाना, ठीक है ना। जो हमारा बोनस है यार, जो हमको नीट डे के दिन हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में मैं बता रहा हूँ तुमको क्या करना है। ओके, क्या होता है, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है कि हम सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे कि फिजिक्स करेंगे। तो तुम उसी स्ट्रेटजी को अपनाना जो तुम इस पूरे 1 महीने स्ट्रेटजी अपनाए रहोगे, ठीक है ना। कोई नया तरीका मत अपना लेना कि हम सबसे पहले, अब तुम पूरी 1 मंथ बायोलॉजी को किए हो तो तुम जाकर केमिस्ट्री मत करने लगना, तुम बायोलॉजी ही करना जो तुम्हारे लिए। और बायोलॉजी मोस्ट बच्चे करते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं बायोलॉजी को लिया हूँ कि इसको अच्छे से करो, और वो 45 मिनट में हो जाएगा। मैं अभी OMR फीलिंग को छोड़ रहा हूँ कि तुम 45 मिनट बायोलॉजी को दे देना, आराम से करना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बायोलॉजी के क्वेश्चन यार गलत नहीं होने चाहिए कि मैंने सिली मिस्टेक में गलती कर दी, क्योंकि भाई मेरे बायोलॉजी में 310 मार्क्स आए हैं, इस वजह से मैं इस कॉलेज में हूँ, ठीक है ना। नहीं तो और बेटर कॉलेज डिजर्व करता। तो बायोलॉजी में मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत किए हैं, मैं तुमको बताऊंगा एक वीडियो बना के मैंने क्या गलतियां की हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, जो मुझे इस कॉलेज में हुए, ठीक ना। नहीं तो इससे बेटर कॉलेज में मैं होता। ओके, तो तुमको वो सब गलतियां नहीं करनी है। ओके, बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो 45 मिनट में तुम्हारे बायोलॉजी हो जानी चाहिए। इसी तरीके से केमिस्ट्री भी ट्राई करो तुम, 40 से 45 मिनट में तुम्हारा केमिस्ट्री भी हो जाए। ओके, फिजिक्स के लिए 1 घंटा बचा के अच्छे से रखो। ओके, और 1 घंटे में तुम्हारा फिजिक्स आराम से हो जाएगा, तो इसके लिए पैनिक मत होना। ओके, बाकी अब तुम्हारे पास देखो बच गया कितना, आधा घंटा, तुम्हारे पास आधा घंटा है। ओके, 30 मिनट्स तुम्हारे पास है। अब उस 20 मिनट में तुमको अच्छे से OMR फिलिंग कर लेना है। 10 मिनट होता है मैक्सिमम OMR फिलिंग करने के लिए, 10-15 मिनट। तो तुम मान के चल रहा हूँ कि तुम 20 मिनट OMR फिलिंग में बहुत आराम से फिल करना, क्योंकि उससे भी गलती हो जाती है, तो वो भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। 10 मिनट तुमको एनालिसिस कर लेना, जो क्वेश्चन बताया हूँ ना कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए 10-15 मिनट बचा के लास्ट में रखो कि ये क्वेश्चन मैं बाद में देख लूँगा। तो 10-15 ही क्वेश्चन होंगे तो 10-15 मिनट में निपटा लोगे, तो उसको बाद में ही करना। ये हमारी यार पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पूरे, ठीक ना। एग्ज़ाम डे तक की ये हमारी स्ट्रेटजी थी। और मेरी फिर से तुमको एक गारंटी है, वादा है, प्रॉमिस है भाई, तुम इस पूरी स्ट्रेटजी को यार अगर शिद्दत से फॉलो कर लोगे तो तुम्हारे जो भी मार्क्स अभी आ रहे होंगे 500, 550, 600 भी, अगर तुम्हारे पास 600 भी होंगे तुम्हारे मार्क्स, तो इसमें मान के चलो कि तुम्हारे कि 50 से 70 नंबर इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। अगर तुम 500 पे हो तो तुम्हारे 100 से 150 मार्क्स इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। तुम 200 पे हो, 300 पे, 400 पे, तो तुम्हारे मार्क्स 100 से 150, 200 इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ठीक ना। सो यार थैंक यू। वीडियो में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।